जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। मौसम सर्दी का चल रहा है गाइज, और मौसम चेंज हो रहा है, यानी कि बारिश का मौसम भी आ सकता है। तो गाइज, सर्दी के मौसम में आप सब अपना खासकर ध्यान रखें। सर्दी लग जाएगी तो बहुत कुछ, यानी कि मामला ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है गाइज, तो सर्दी के मौसम में यानी कि पहन के रहें, अच्छे से रहें। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज चलते हैं अफवाह तंत्र, कक्षा 11 की ज्योग्राफी, अफवाह तंत्र यानी कि चैप्टर नंबर 3 के लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं गाइज अफवाह तंत्र के, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, यानी कि लघु उत्तरीय फर्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नदी जल वितरित वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि सहायक नदी कौन सी होती हैं और जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर देखते हैं गाइज हम, सहायक नदी और जल वितरिका में अंतर। तो देखिए सहायक नदी और जल वितरिका, तो फर्स्ट क्रम संख्या देखते हैं। यह एक छोटी नदी या नाला होता है। सहायक नदी जो होती है जो मुख्य नदी से मिल जाती है तो सहायक नदी कहलाती है। जैसे गाइज इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल सर और उप प्रिंसिपल सर होते हैं। ठीक है गाइज, तो वैसी मेन नदी और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। आगे देखिए जल वितरिका, जब एक प्रमुख नदी कई छोटी छोटी नदियों में विभक्त हो जाती है तो उसे जल वितरिका कहते हैं। यानी कि एक मेन ब्रांच, एक पेड़ है कोई और उसकी बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं तो उसको जल वितरिका या यानी कि वितरण ट्री कहा जाएगा। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं नंबर 2, सहायक नदियों का निर्माण नदी के ऊपरी या मध्य मार्ग में होता है। जो सहायक नदी हैं उनका निर्माण ऊपरी या मध्य मार्ग में हो जाता है। ठीक है गाइस, लास्ट मार्ग में वो मिल जाती हैं और सागरों में गिर जाती हैं। देखिए जल वितरिका में अंतर देखते हैं, इनका निर्माण नदी के निचले मार्ग में होता है। तो जल वितरिका का निर्माण जो होता है नदी के निचले मार्ग में होता है। नेक्स्ट देखते हैं यमुना नदी, यानी कि थर्ड, यमुना नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है गाइज, जल वितरिका में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई जल वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, यानी कि गंगा नदी का जल वितरिका कैसे बनता है आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि गंगा यमुना का डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी से पहले गिरने से पहले बन जाता है। ठीक है गाइज, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा क्योंकि उसमें सुंदरी नाम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। ठीक है गाइज, तो नंबर 4 देखते हैं, सहायक नदी के मिलने से मुख्य नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। जो सहायक नदी के मिलने से मुख्य नदी का जो जल होता है उसमें मार्ग में बढ़ जाता है, यानी कि जो जल है स्तर उसका बढ़ जाता है। ठीक है गाइज, जैसे सपोज करिए आपकी इनकम 2 रुपये है, कोई आपको 5 रुपये दे दे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, वैसे ही मुख्य नदी का जल भी बढ़ जाता है। ठीक है गाइज, अब जल वितरिका के कारण मुख्य धारा में जल की मात्रा कम हो जाती है। और जब वितरिका के कारण मुख्य धारा में जो होता है जल की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि जल की जो मात्रा है वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, IAS PCS UPSC रेलवे जुडिकल मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, GK GS हर किसी में आता है। ठीक है गाइज, तो ऑल कंपटीशन, पुलिस विभाग, वन विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, डेल्टा ज्वार नदमुख में 4 अंतर बताइए। तो देखिए आंसर देखते हैं, डेल्टा ज्वार नदमुख में 4 अंतर, डेल्टा देखिए और ज्वार नदमुख। तो डेल्टा पहला नंबर देखते हैं, डेल्टा बहुत ही समतल और उपजाऊ मैदान है।
यानी कि डेल्टा क्या है, समतल होता है, बिल्कुल प्लेन होता है और उपजाऊ होता है। इसमें जो भी फसल बोएंगे हम वो उग आएगी। ठीक है गाइस, तो बहुत ही समतल और उपजाऊ मैदान है। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों का मार्ग गहरा और संकरा होने के कारण अवसादों का जमाव नहीं होता है। जो ज्वार नदमुख बनते हैं यानी कि वो नदियों का मार्ग गहरा हो जाता है और संकरा हो जाता है, तो वहाँ अवसाद यानी कि कंकड़ पत्थर मिट्टी जमा नहीं हो पाती है, इसलिए ये नदियाँ मैदानों का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है गाइज, जो ज्वार नदमुख हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानी क्षेत्रों में, जैसे प्रायद्वीपीय पठारों की नदियाँ हैं। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। नंबर 2, डेल्टा प्रदेश में नदी कई उप उपनदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। यानी कि जो डेल्टा प्रदेश होते हैं, जैसे गंगा यमुना नदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, तो छोटी छोटी धाराओं में जल उनका बट जाता है। ठीक है गाइज, अब देखते हैं ज्वार नदमुख। इनमें मुख्य नदी उपनदियों या जल वितरिकाओं में विभाजित नहीं होती है। अब ये जो ज्वार नदमुख बनते हैं यानी कि कहीं ढाल से पानी गिरता है, कहीं संकरी गहरी खाई में हो जाता है, फिर ऊपर उठता है, तो ऐसे ही क्रम चलता रहता है, लेकिन इनमें जल वितरिका नहीं होता है। ठीक है गाइज, एक ही इस मार्ग से जल जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अब देखिए, गंगा नदी का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। आपसे अगर क्वेश्चन आता है गाइज कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो आप जल्दी से जवाब दे सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी व महानदी नदियाँ यानी कि जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही एक नंबर का क्वेश्चन आपके IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम में आपका एग्जामिनर सर रख देंगे। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। भारत में देखते हैं ज्वार नदमुख। भारत में नर्मदा व ताप्ती नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। यानी कि ज्वार नदमुख कौन कौन सी नदियाँ निर्माण करती हैं। ठीक है गाइज, तो ज्वार नदमुख यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बनाती हैं, निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रभावित नदी का क्रम का वर्णन कीजिए। जो राजस्थान में प्रभावित होती हैं, तो राजस्थान शुष्क प्रदेश है। राजस्थान कैसा प्रदेश है, एक शुष्क प्रदेश है गाइज, प्रदेश है। यहाँ पर लूनी नदी तंत्र ही महत्वपूर्ण है, और राजस्थान की एकमात्र नदी और मुख्य नदी उसका नाम है लूनी नदी। ठीक है गाइज, क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की मुख्य नदी का नाम क्या है, तो लूनी नदी। और लूनी नदी तंत्र यानी कि छोटी छोटी धाराओं में या खूब बड़ी या नदी नाले सब इसमें आके मिलते हैं। ठीक है गाइज, अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अब देखिए, लूनी जो है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं, पुष्कर के समीप जो पुष्कर मंदिर है, सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती हैं। यानी कि दो धाराओं में बढ़ जाती है जो लूनी नदी है, सरस्वती और सागरमती, जो गोविंदगढ़ के निकट परस्पर मिल जाती हैं। और ये जो सरस्वती और सागरमती नदियां हैं, तो ये पुष्कर के समीप दो धाराओं के रूप में यानी कि उत्पन्न होती है। ये लूनी नदी जो है पुष्कर से निकलती है। ठीक है गाइज, और ये गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। ठीक है गाइज, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि लूनी नदी सबसे पहले उसका नाम है सरस्वती और सागरमती, दो नदियां हैं, दो बहनें हैं, आपस में मिलकर लूनी नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है गाइज, और मिल जाती हैं तो लूनी कहलाती है। क्वेश्चन आएगा, लूनी नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से हुआ है, तो सरस्वती और सागरमती।
ठीक है गाइज। ऑप्शन में एक सागर सरस्वती होगा, सागरमती होगा, एक में सरस्वती होगा, गंगा कर देंगे, एक में सरस्वती होगा, ब्रह्मपुत्र कर देंगे, एक में सरस्वती कावेरी कर देंगे। ऐसे ही आपको कन्फ्यूजन कर दिया जाएगा। तो कन्फ्यूजन हमें नहीं करना है, हमने केवल सही आंसर का ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, और तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है, और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाग मिलती है। और देखिए ये कच्छ की खाड़ी यानी कि लूनी नदी जो है राजस्थान की, ये बहती हुई कच्छ के रण में गिर जाती है। क्वेश्चन आएगा गाइज डीपली आपको कोई भी ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, कि लूनी नदी किस खाड़ी में या किस सागर में गिरती है। तो लूनी नदी बहते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, और संपूर्ण नदी तंत्र जो है ये अल्पकालिक है, यानी कि कुछ ही समय के लिए है। ठीक है गाइज, देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी कि जो टिक लगा है बिंदु। राजस्थान में जल की कमी को दूर करने के लिए सतलुज नदी से एक व्यापक नहर का निर्माण किया गया। इस नहर का नाम इंदिरा गांधी कैनाल है। तो देखिए इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो सतलुज नदी से किया गया है, और ये इंदिरा गांधी जो नहर है गाइज सतलुज नदी से जो निकाली गई है, राजस्थान जाते जाते इसका पानी ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये सूख जाती है। ठीक है गाइज, तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस नदी से किया गया है, तो ध्यान रखेंगे सतलुज। और सतलुज नदी से किस नहर का निर्माण किया गया है, और कौन सी नदी नहर राजस्थान जाती है, तो वह है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है गाइज, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है गाइज, बहुत मेहनत से बनती हैं, काफ़ी समय खर्च होता है, मैं आप ही के लिए लगा हूँ गाइज। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित छोटी नदियां प्रणालियों का वर्णन कीजिए। तो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर प्रभावित नदियों में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। अब जो अरब सागर की ओर नदियां गिरती हैं या जाती हैं उनका जलमार्ग कैसा है गाइज, छोटा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग है बड़ा, छोटा या बहुत बड़ा या बहुत छोटा। तो 4 ऑप्शन बन जाएंगे गाइज। तो आपको ध्यान रखना है अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग कैसा है, छोटा। सेतुरुनी जी एक ऐसी नदी है जो अमरावती ज़िले में डलकहाबा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट ज़िले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल ज़िले के घंडार गांव से निकलती है। साबरमती माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। ठीक है गाइज, साबरमती आश्रम भी है और माही गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं। तो क्वेश्चन आएगा गुजरात की 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम लिखिए। तो साबरमती और माही। जो साबरमती आश्रम भी है साबर नदी के किनारे तट के, महाराष्ट्र में नासिक ज़िले में त्र्यंबक पहाड़ियाँ से बैतरणी नदी निकलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा गाइस त्र्यंबक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो उसका ध्यान रखना, आपको नोट्स बना लेने हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट नोट्स आप अपने तैयार कर लीजिए जो जीवन भर काम आएंगे। मकान की बुनियाद एक बार रख जाती है तो जीवन भर चलती है, कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, मकान उसी बुनियाद पर खड़ा रहता है। तो वैसे ही गाइस जब आप अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, तो ये जीवन भर आपके काम, आपके बच्चों के काम, बच्चों के बच्चों के काम आएंगे। तो प्लीज़ गाइज नोट्स ज़रूर बनाइए वीडियो देख के। ठीक है गाइज, चकाचौंध पे ना जाएं। ठीक है गाइज, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, मंजिल यानी कि बुनियाद नीचे ही रखी जाती है। ठीक है गाइज, तो देखते हैं आगे चलते हैं। कालिंदी नदी बेलगांव ज़िले से निकलकर करवाड़ा की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन आएगा कालिंदी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। तो कालिंदी नदी बेलगांव ज़िले से निकलकर करवाड़ा की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है गाइज, शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है।
क्वेश्चन आएगा शरावती किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? तो शरावती कर्नाटक राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है। और जो शरावती नदी है कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है। और गोवा में ऐसी ही दो नदियां हैं, इनमें एक का नाम मांडवी, दूसरी जुआरी है। केरल में सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। यानी कि केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम है भरतपुछा। और ये कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। पेरियार केरल की दूसरी बड़ी नदी है। ठीक है गाइज। और केरल की दूसरी बड़ी नदी का नाम आता है तो पेरियार है। केरल की अन्य महत्वपूर्ण नदी पांबा है जो वेवानाड झील से गिरती है, झील में गिरती है, यानी कि झील में जाके गिर जाती है। ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नदियों की बहाव प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? यानी कि बहाव प्रवृत्ति उनकी। ठीक है गाइज। प्रवृत्ति कहते हैं किसी इंसान की चतुर प्रवृत्ति होती है, किसी की मंद होती है, किसी की काम करने की तीखी प्रवृत्ति होती है। तो ये सब प्रवृत्तियाँ हैं। तो वैसी नदियों की भी प्रवृत्तियाँ हैं। कोई अपनी नदी किस कारण विख्यात है, कोई किसी कारण विख्यात है। जैसे कोसी नदी अपनी बाढ़ के लिए और बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा नदी की बहाव प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो नदी में बहने वाली जल की मात्रा को सामान्य नदी की बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो नदी में जल बहता है उसे बहाव की प्रवृत्ति या सामान्य नदी जल बहाव की प्रवृत्ति कहते हैं। किंतु वास्तव में एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रभाव का प्रारूप नदी बहाव प्रवृत्ति रिवर रिजाइम कहलाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रभाव जनवरी से जून की अवधि में होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम। तो गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रभाव जनवरी से जून तक होता है। उसके बाद बढ़ जाता है बारिश होती है तो। जबकि अधिकतम प्रभाव अगस्त या सितंबर में होता है। अगस्त सितंबर में यानी कि बारिश का मौसम होता है तो यहाँ जल प्रभाव अधिक होता है। ठीक है गाइज। क्वेश्चन आएगा गंगा नदी में जल प्रभाव किस समय अधिक होता है? जनवरी से जून या अगस्त से सितंबर। तो ऐसी ऑप्शन 4 आपको बने होंगे तो आपको ध्यान रखना है। कम के लिए जनवरी से जून और अगस्त और अधिक के लिए अगस्त से सितंबर। ठीक है गाइज। तो ये शॉर्ट नोट्स में तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन डीपली हर कंपटीशन में आते हैं। ठीक है। सितंबर के बाद प्रभाव में लगातार कमी होती जाती है। इस प्रकार गंगा नदी का जल प्रभाव वर्षा ऋतु या मानसून पर निर्भर है। ठीक है। गंगा द्रोणी के पूर्वी या पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रभाव मानसून आने से पहले भी काफ़ी बढ़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रभाव लगभग 55,000 क्यूसेक है। ठीक है। यानी कि जल की जो डेंसिटी है, नापने की मात्रा है, वो क्यूसेक है। ठीक है गाइज। जबकि न्यूनतम औसत केवल 1,300 क्यूसेक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की नदियाँ किस प्रकार देश के लिए वरदान हैं? ठीक है गाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियाँ जल का स्थायी स्रोत मानी जाती हैं, इसलिए नदियों को जीवन रेखा कहा गया है। नदियों को जीवन रेखा क्यों कहा गया है? नदियाँ नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, वाटर लेवल नहीं होगा तो हम अपने ड्रिल मशीन से बोर जो करते हैं, नल गलाते हैं, हैंड पाइप, समरसेबल, तो उनसे पानी कहाँ से आएगा? और प्लीज़ गाइज जो भी वीडियो देखें तो प्लीज़ गाइज पानी को कम से कम यूज करिएगा। मोटर अपनी चली ना छोड़ दें, पानी बहता ना छोड़ दें। गाड़ी धुलाई कर रहे हैं तो कितना पानी बहा देते हैं, भैंस नहला रहे हैं तो कितना पानी बहा देते हैं। चल रहे हैं बस समरसेबल चल रहे हैं, आ रहा है पानी आ रहा है, लेकिन एक दिन हमें पानी के लिए तरस जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध भी पानी को लेकर भी हो सकता है। ठीक है गाइज। क्योंकि पानी की बहुत कमी है, अच्छा पानी नहीं है, ख़राब पानी 73% आप सागरों में भी देख सकते हैं। ठीक है गाइज। यानी कि पीने योग्य जल बहुत कम है और वाटर की कमी होती चली जा रही है। यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल है वो भी नीचे होता चला जा रहा है।
इसलिए प्लीज़ गाइज ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। कम यूज करिए, सही से यूज करिएगा। भारत की नदियाँ वास्तव में जीवन रेखा ही हैं। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क महत्वपूर्ण है। नंबर 1 तर्क है, नदियाँ देश का आधारभूत आर्थिक संसाधन व सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का आधार हैं। सभी प्रकार आर्थिक प्रक्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं नदियों या जल से संबंध होती है। नदियाँ पेयजल, कृषि की सिंचाई के लिए, जल उद्योग में उत्पादन के लिए, जल और परिवहन के लिए जलमार्ग उपलब्ध कराती हैं। नदियों के जल को बांध के रूप में बदलकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो वर्तमान आर्थिक विकास का आधार है। ठीक है गाइज, तो इसलिए नदियाँ हमारे लिए वरदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी द्रोणी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की 1341 मीटर ऊंची ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन रिपीट हो गया है 7 क्वेश्चन, तो उसका आगे देखते हैं टॉपिक्स। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इनकी रहती है। कावेरी नदी द्रोणी का 3% क्षेत्र केरल, 41% से कर्नाटक, 56% तमिलनाडु स्थित है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। यानी कि इतने राज्य जो ये राज्य हैं इतने परसेंट जल यूज करते हैं। 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अववाहित करती है कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियों में काबिनी, भवानी, अमरावती मुख्य हैं। तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, नोट्स बना लेंगे। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ आगे से लिख लेंगे, काबिनी, भाविनी और अमरावती। ठीक है गाइज, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। जीके जीएस की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है गाइज, आप सोचते हैं हमने तो ये पढ़ा, क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसी क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है गाइज, आप ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सोच के पढ़ें, डीपली पढ़ें, अच्छी तैयारी करें। ठीक है गाइज, रटंती विद्या फलती नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी में आता है। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी भारत में धार्मिक आस्था का आधार मानी जाती है। इसके समरूप दक्षिण भारत में भी गोदावरी नदी को गंगा का समतुल्य माना जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में गोदावरी को गंगा का स्थान दिया गया है। इसके प्रमुख कारण हैं, उत्तरी भारत में नंबर 1 देखिए, उत्तरी भारत में गंगा के समान ही गोदावरी नदी भी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, और यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा गाइज आपको, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम लिखिए या बताइए। तो कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती दे देंगे, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है कावेरी। इस नदी के प्रति भी पवित्र गंगा के सामान्य ही श्रद्धा पाई जाती है। नंबर 2 देखते हैं, यानी कि दक्षिण भारतवासी भी जैसे यानी कि गंगा का हम पवित्रता मानते हैं, तो वैसी कावेरी नदी को भी पवित्र मानते हैं। दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी पर भी गंगा के समान धार्मिक आयोजन होते हैं। जैसे यहाँ धार्मिक स्थल हैं, वैसे ही वहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं। धार्मिक स्थल भी हम सब मानव ने ही बनाए हैं, अपने आप कोई बना हुआ नहीं था। आज से पुराने पूर्व इतिहास उठा के देखेंगे आप, पेंजिया पैंथालासा का इतिहास उठा के देखेंगे, टेथिस सागर का इतिहास उठा के देखेंगे, तो कुछ नहीं था। यह सब मानव ने ही निर्माण किया है, कुछ प्रकृति ने दिया है जो नेचुरल हैं, और बाकी ये धार्मिक स्थल जो हैं सब मानव ने ही निर्माण किए हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी की लंबाई नंबर 3 है, 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की अन्य नदियों से अधिक है। इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा यानी कि इसकी लंबाई भी अधिक है, बहाव क्रम भी, इसलिए ये दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। और नदियों का क्रम छोटा है, यानी कि कुछ दूरी बहीं और वो आपस में मिल गई। ठीक है,
क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बहाव क्रम अधिक है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। बेन गंगा पूर्णा प्रभ बेन गंगा, पूर्णा, प्रवरा, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन, गोदावरी की सहायक नदियां लिखिए। तो गोदावरी की गाइस सहायक नदियां हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना एक शॉर्ट नोट्स में। गोदावरी की सहायक नदियां 4 नदियां हैं, बेन गंगा, पूर्णा, प्रवरा, इंद्रावती। इसका अफवाह क्षेत्र है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। अतः क्वेश्चन आ जाता है गाइज, ठीक है, यानी कि गोदावरी नदी का अफवाह क्षेत्र बताइए। तो गोदावरी नदी का अफवाह क्षेत्र है, आपको ऑप्शन बना देंगे आगे, 3 की जगह 4 हो जाएगा, 12 की जगह 13, 14, 15, ऐसे एक डिजिट चेंज हो जाएगी। आपको ध्यान रखना बस केवल अपना राइट आंसर। अतः इसके विशाल आकार, विस्तार व पवित्रता आदि के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसका आकार कैसा है, आकार विस्तार, यानी कि इसका आकार विस्तार और पवित्रता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि पश्चिमी तट की नदियां भारी मात्रा में अवसाद बहाकर लाती हैं, जो पश्चिमी तट की हैं, किंतु डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो पश्चिमी तट पर बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती हैं। पश्चिमी तट की बहने वाली नदियां, मुख्य नदियां नर्मदा, ताप्ती। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी छोटी नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां किस सागर में गिरती हैं? तो पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियां अरब सागर में जा गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से पर्याप्त मात्रा में तलछट बहाकर लाती हैं, परंतु ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, ये नदियां संकीर्ण मैदान में प्रभावित होती हैं, यानी कि छोटे छोटे संकीर्ण, यानी कि छोटे छोटे हैं बहुत, अतः इसका वेग अधिक होता है, और वेग अधिक होता है इसलिए अवसाद निक्षेप आदर्श यानी कि जमा नहीं हो पाते हैं। यानी कि डायरेक्ट आप लिखेंगे कि इन नदियों का वेग अधिक होता है और तीव्र ढाल होते हैं, इसलिए ये तलछट और जमाव नहीं कर पाती हैं। नंबर 2 है, इन नदियों के मार्ग की ढाल प्रवणता अधिक होने के कारण ये तीव्र वेग से बहती हैं, जिससे इनके मुहाने पर तलछट का निक्षेप नहीं हो पाता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न का, अफवाह तंत्र चैप्टर का। ठीक है, फिर अति लघु उत्तरीय और विकल्प वाले अन्य अदर क्वेश्चन और होंगे आपके, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम, इसके स्रोत, प्रमुख सहायक नदियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र निम्नलिखित हैं। ठीक है गाइज। नंबर 1 है आपका गंगा नदी तंत्र। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमानी से। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये गंगा की सहायक नदी हैं यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यह नदी मानसरोवर झील, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत हिमालय से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, नदी में लोहित और दिबांग हैं, यानी कि 2 नदियाँ प्रमुख हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलुज, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, गिलगित आदि इस नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपके कंप्लीट हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज, यानी कि अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के आपके जीवन भर काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइज, और वीडियो को पूरा देखना गाइज। बेल आइकन ऑल प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है गाइज, और सर्दी में विशेष ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे पकवान खाइए। सेहत बनाने का ये समय स्टार्ट हो रहा है, सर्दियाँ। ठीक है, खान पीन अच्छा होगा, इस समय डाइटिंग अच्छी होगी, यानी कि डाइट अच्छी लेनी है हमें, पाचन शक्ति बढ़ जाती है सर्दियों में।
ठीक है गाइज, और सर्दी से बच के रहें। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।